वर्ल्ड फूड डे आज है। आज हमने अहद करना है कि हमने खाने का एहतराम करना है। मैं पिछले साल मिलने गया था तो वो तो बड़े डेस्परेट थे वापस आने के लिए। पाकिस्तान का रेल का नेटवर्क बहुत कमजोर है। स्टेट वे 3 चेंज करें, पॉजिटिव जाएं और बड़े दिल से खेलें। साथ जीएंगे साथ मरेंगे। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं सहरिश सुहेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दुनिया बोल है प्रोग्राम आप देख रहे हैं जनाब। और आज का दिन पीर का रोज़, आगाज़ बड़ा अच्छा हुआ है। मेरा ख्याल है वो लोग जो रात में ख़बर नहीं सुन सके होंगे उन्होंने दिन में उठते ही सुनी होगी कि पेट्रोल की कीमत में हिस्टोरिक रिलीफ मिला है हमें और तकरीबन 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अशय खुरनोश की कीमतों में भी कमी होगी, कुछ आवाम को रिलीफ मिला है। तो ये सबसे अच्छी खबर है जो कि इस हफ्ते के आगाज़ पर ही हम लोगों को मिली है जनाब। और इसके साथ ही मैं प्रोग्राम का इस अच्छी बात का अच्छा कॉल भी शामिल करूँगी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया, साफ़ किया और तनावुल फरमा लिया। इस मौके पर नबी करीम ने फरमाया कि अच्छी चीज़ का एहतराम करो, रोटी जब किसी से भागती है तो लौट कर नहीं आती। तो इसी मुनासबत से हमने आज ये कॉल आपके साथ शेयर किया क्योंकि वर्ल्ड फूड डे आज है और आज हमने अहद करना है कि हमने खाने का एहतराम करना है, इसको ज़ाया होने से बचाना है। और जो लोग रिस्क की बेकदरी करते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। ये अगर चला जाए तो वाकई लौट कर नहीं आता। फिर अंदाज़ा होता है कि एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा भी कमाना कितना मुश्किल है। जब किसी चीज़ से आप महरूम होते हैं तो फिर उसकी जो कदर है ना उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। तो ये अच्छी बात है। हम देखते हैं आजकल बूफे सिस्टम्स होते हैं शादियों में, इवेंट्स में मुख्तलिफ, और इतना लोग देखकर खाना डाल लेते हैं लेकिन जब खाया नहीं जाता उसको वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं और वो इतना खाना जब ज़ाया होता है तो बहुत दुख होता है। तो रिस्क का एहतराम करें, इसको कमाना बहुत मुश्किल है और बड़ा मेहनत से कमाना पड़ता है। और आप देखिए कि हमारे नबी करीम किस तरह रिस्क का एहतराम करते थे और हमें ये तालीमात हैं, हिदायत हैं कि हमने रिस्क को ज़ाया नहीं करना, इसका एहतराम करना है। इसी अच्छी बात के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। महंगाई की सताई अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी, फ़ी लीटर 40 रुपये सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल में 15 रुपये कमी कर दी गई। आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अशिया खुरनोश की कीमतों में भी बड़ी कमी का इम्कान। गाज़ा पर इसराइल की फ़ज़ाइया बदतरीन बमबारी, फ़लस्तीनी शहादतों की तादाद 3000 से ज़ायद हो गई। गाज़ा में निज़ाम सेहत ख़त्म होने के करीब। 50,000 हामिला ख़वातीन के लिए अज़ियतनाक सूरत हाल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा से निकलने की इजरायली वार्निंग को जबरी बेदखली करार दे दिया। वर्ल्ड कप में पहला अपसेट, अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को हरा दिया। अफगान टीम की बॉलिंग के आगे इंग्लिश टीम 215 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तानी शाहीनों के बेंगलोर में डेरे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए बाबर 11 ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली और कोई मुकाबिल नहीं, दूर तक, बहुत दूर तक। कतर में इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान की नुमाइंदगी का एजाज़। सीनियर डिवीजन में 8 तमगे अपने नाम कर लिए। सिंध के यूथ एम्बेसडर अमीर हमजा आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आ जाते हैं ट्रेंड्स पर। तो ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, सबसे पहला ट्रेंड जो कि टॉप ट्रेंड है वो है हैशटैग गज़ा अंडर अटैक। गज़ा इजरायली हमला टॉप ट्रेंड बना हुआ है। वहशियाना फ़ज़ाई बमबारी के नतीजे में अब तक 3000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इस ट्रेंड में फ़लस्तीनी ज़ख्मियों और शहीद बच्चों की वीडियोज़ ने हर मुसलमान को अश्कबार कर दिया है। और ऐसी वीडियोज़ हैं कि दिल दहल रहा है देखकर। और मासूम बच्चे हैं छोटे छोटे जिनकी हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। और आलमी बरादरी जंगबंदी का बार बार मुतालबा कर रही है लेकिन इसराइल फ़िलहाल उसी सफाकियत पर डटा हुआ है। वैसे ही बमबारी की जा रही है। OIC को भी एक्टिव किया गया, मुतहर्रिक किया गया है और यही कोशिश हो रही है हर तरफ से किसी तरीके से खून रेजी को रोका जाए। और इंटरनेशनली भी सारे गज़ा को कवर किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि टेलीविजन पर बैठे हुए एंकर्स
बिलबिला कर रो रहे हैं इन बच्चों की वीडियोस दिखाते हुए, इनको इनके बारे में बताते हुए, तो बड़ी दिल दहला देने वाली सूरत हाल है। और हर तरफ से एक ही मुतालबा है कि खुदारा इस बमबारी को बंद किया जाए। वहाँ पर सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। दूसरा ट्रेंड जनाब हैशटैग इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान है। तकरीबन 86,000 लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। हर कोई बोल रहा था कि भाई अफगानिस्तान ने हरा दिया इंग्लैंड को। मतलब ये एक जिसे कहते हैं ना कि यकीन ही नहीं आ रहा था, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था। और सनसनीखेज मुकाबला हुआ। कल दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों बड़ी शिकस्त हुई, जिस पर सारिफीन अफगानिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं। इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड कप पॉइंट टेबल में 6ठी पोजीशन पर आ गई है और 86,000 से ज़ायद सारिफीन ने हैरानी के साथ साथ इनकी तारीफ़ भी की अफगानियों की, और इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहा गया है। और बड़ी खुशी की बात है ये। और सबसे बड़ी खुशी जो कि पाकिस्तानियों को मिली है, अब मैं उस हैशटैग की तरफ आती हूँ, तो वो है जनाब पेट्रोल प्राइस हैशटैग, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा रिलीफ आवाम को दिया गया है। फ़ी लीटर 40 रुपये। हम देखते थे भाई, हम अक्सर बातें करते थे ना भाई, बढ़ाते तो 40 रुपये हैं, कम 10 रुपये करते हैं। तो अब के बार 40 रुपये कम किए गए हैं, तो ये बड़ी हिस्टोरिक रिलीफ है, बड़ी कमी है जो कि आवाम के लिए की गई है। 283 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर अब पेट्रोल की कीमत हो गई है। तो वो लोग जिन्होंने टंकियाँ खाली रखी हुई थी वो फुल करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता होता है ना कि अब बस 15 तारीख आ गई है, तो अब वैसे प्राइसेस कम होंगी या ज़्यादा होंगी, तो वो वेट करते हैं, होती हैं ज़्यादा होती है, उस हिसाब से फिर अपना पेट्रोल जो फुल करवाते हैं। अगर पहले सुन लें कम होना है तो रुक जाते हैं, और अगर पता हो बढ़नी है तो फटाफट डलवा लेते हैं। ये पाकिस्तानियों के हालात चल रहे हैं। नहीं हाओ, बड़ी खबर है, बड़ी खुशी है जो कि मिल गई है। अब जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बड़े मियाँ साहब की। फ़िलहाल पाकिस्तानी सियासत के मंजरनामे पर सबसे अहम और बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ नवाज़ लीग से आ रही हैं, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी में आई थिंक अब 5 से 6 दिन बाकी हैं, बहुत कम वक्त बचा है। इसलिए नवाज़ लीगी अवामी राब्ता मुहिम भी ज़ोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ शहरों में जलसे सीरीज़ हो रही हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, और बड़ी खबर यह है कि इंतज़ामिया ने लाहौर के मरकज़ी जलसे के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दी है। और इस सिलसिले में ग्रेटर इकबाल पार्क में बाकायदा वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसी सारी सूरत हाल पर कुछ सिचुएशन ऐसी भी है कि पीपल्स पार्टी को कुछ ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, और वो इस पर सवालात उठा रहे हैं मियाँ साहब की वापसी पर। इसी पर बात करने के लिए सेनेटर गौस नियाज़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी गौस नियाज़ी साहब, आपको खुश आमदेद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। अच्छा गौस नियाज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह तैयारियां हो रही हैं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन जो आपके इत्तेहादी थे अभी ये पिछले दौरे हुकूमत में, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब अगर इस तरह आएंगे तो बड़ा वो अदालतों को इम्तिहान में डालेंगे, उनको ऐसे नहीं आना चाहिए। उम्र के जिस हिस्से में वो हैं, उनको अवाम की जो है ना मोहब्बत, उससे वापस आना चाहिए, बजाय इसके कि वो कोई डील करके वापस आए। मैम बात यह है कि वो अवाम की ख्वाहिश पे ही आ रहे हैं। हमारी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनका फैसला है कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। मियाँ साहब तो मैं पिछले साल मिलने गया था, तो वो तो बड़े डेस्परेट थे वापस आने के लिए। तो सेंट्रल जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव पार्टी उन्होंने रोका हुआ था, अब उन्होंने इजाज़त दी है तो वो आ रहे हैं, और बिल्कुल कई तहक़ीक़ आ रहे हैं। और यहाँ तक तल्लक है कि कुछ लोगों को एतराज़ है, मेरे ख्याल में एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, और उनकी पता नहीं जेल में क्या है कि नून लीग को कोई ज़्यादा फेवर मिल रही है। तो उस कल भी मैं एक टॉक शो में था, तो पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे कि जी शायद मियाँ साहब के लिए रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, कोई और बिछा रहा है, ये कर रहा है। ये खुर्शीद शाह साहब का बयान है, खुर्शीद शाह साहब जिम्मेदार बंदे हैं। तो हमारे लिए कोई रेड कार्पेट नहीं है। हम तो आएंगे, कानून का सामना करेंगे, जलसे से खिताब करेंगे। हमारी लीगल टीम ने सारी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है कि किस तरह मियाँ साहब आएंगे, किस तरह कोर्ट में पेश होंगे। और कोर्ट पे और एक बात याद रखनी चाहिए कि मियाँ साहब ने की कोर्ट में जो बेल दी थी जब बाहर जाने के लिए, वो कैंसिल नहीं हुई है। जो मुझे अब आपके उनको उन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट करना है। अब कोर्ट की मर्जी है कि उस बेल को एक्सटेंड करते हैं या बेल को कैंसिल करते हैं। लेकिन वो तो सेनेटर साहब कुछ मतलब महदूद वक्त के लिए बेल थी, इतने लंबे अरसे के लिए बेल तो नहीं थी वो। नहीं, उसका तरीका कार था ना कि जी अगर हुकूमत समझे कि फिलहाल उन्होंने कहा था 4 हफ्ते के लिए है,
और अगर हुकूमत समझे कि जी उस वक्त चूँकि PTI की हुकूमत थी कि मियाँ साहब ठीक हो गए और वापस नहीं आ रहे, तो दोबारा कोर्ट में रिपोर्ट करें, हम फिर देखेंगे, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसला करेंगे। लेकिन फिर PTI नहीं गई कोर्ट में और वो रिपोर्ट्स पेश नहीं कर सकी जो रिपोर्ट करनी थी, बल्कि डॉक्टर लॉरेंस की रिपोर्ट जमा कराई गई थी कि अभी तक वो मियाँ साहब सफ़र के काबिल नहीं है, तो उनकी बेल वो कैंसिल भी नहीं हुई। अब उन्होंने वापस आके इस कोर्ट में रिपोर्ट करना है, कोर्ट का फैसला करेगी कि इसको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन गौस साहब आपके जो जाहिर है सियासी पहले तो वो हलीफ थे, अब भले वो मुखालिफ हो गए आपके, वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो सज़ा याफ्ता है वो वापस आए और आके अदालतों का सामना करने की बजाय सीधा मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड में ग्रेटर इकबाल पार्क जाए और जाके जलसे से खिताब करे। हम तो चाहते हैं जनाब साफ और शफाफ इलेक्शन, लेकिन उसमें ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता कि सज़ा याफ्ता शख्स जाए और जाके खिताब कर ले। देखो वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा इनके अपने बंदे कई जो कोर्ट ने जिनको मफरूर करा दिया था, ये सजा हुई थी, फिर पेश हुए थे, शजील मेमन इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए और इस तरह उनको हिफाजी जमानत मिल गई थी। तो उसमें ये तो हम हिफाजी जमानत कानून के मुताबिक चलेंगे, हमें ये नहीं कि सीधा खिताब करेंगे। ज़ाहिर है पहले हम कोर्ट में जाएंगे कि मियाँ साहब वापस आए, रिपोर्ट करना चाहते हैं, हमें 4 दिन 5 दिन की मोहलत मिलेगी, फिर 5 दिन, उस 5 दिन में जलसा वो आप ही जाएंगे, रिसेप्शन भी हो जाएगी, जलसा भी हो जाएगा, उसके बाद कोर्ट में सरेंडर करेंगे। आगे कोर्ट की मर्जी है कि मियाँ साहब को जेल में रखते हैं या उनको। अच्छा, अब वो सब आपने खुद ही कहा है कि ये कोर्ट की मर्जी है कि वो मियाँ साहब को जेल में रखते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बचा फरमाया। लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि जी इन्हें कैसे पता है कि कोर्ट क्या फैसला करती है, बेल देती है, नहीं देती है, क्या करती है, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही कैसे यहाँ पर स्टेज सेट कर रहे हैं कि जनाब उनके आने से पहले कंटेनर पहुँच गए हैं, सामान पहुँच गया? नहीं, उसमें देखो पाकिस्तान की पूरी तारीख है, हिस्ट्री है, लीगल, और हमारे पास एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के फैसले कि मुख्तलिफ लोगों को उन्होंने अपीयर होने के लिए वक्त दिया है, हिफाजी जमानत दी है, खुद PTI को दी है, पीपल्स पार्टी वाले को दी है। आपको याद होगा कि इमरान खान की एक दफ़ा बेल कैंसिल हो गई थी और फिर दोबारा किस कोर्ट में ये बताया, इलेक्शन कमीशन किसी में, तो फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने कोई हिफाजी जमानत दी थी 5 दिन की, फिर दोबारा पेश हुए और वो फिर उनकी बेल बहाल हुई। तो ये तो सारे दीगर होमवर्क हमने कर लिया है और इंशाल्लाह देखेंगे। कोई चलें, अभी होमवर्क आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कर लिया है, अभी आप लोगों को इकबाल पार्क में जलसे की इजाज़त भी मिल गई है, तो तैयारियां कैसी चल रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, कुछ इस हवाले से भी बता दीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तैयारियां हैं। पहले एक लोग प्रोपेगेंडा था, वहम था कि लोग नहीं निकलेंगे, और मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि जी इस वक्त लोग हमारे साथ रास्ते में कि हमें ट्रांसपोर्ट दे, हम जाना चाहते हैं। हमारे लिए ट्रांसपोर्ट देना जो वो मसला बन गया है। मतलब जहाँ हमें टारगेट था कि हमने 1000 बंदा अपने डिस्ट्रिक्ट से, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, तो 1000 बंदा ले जाना था, तो वहाँ इस वक्त तक तकरीबन 2000 बंदे पर नाम लिखवा चुके हैं कि हमने हर सूरत जाना है, हमें ट्रांसपोर्ट दी जाए। तो हमारे तो ये मसाइल हैं, इस्तकबाल इंशाअल्लाह भरपूर होगा, लोगों को बहुत ही जोश और वलवला है, और जो संजीदा लोग हैं उनकी सोच में काफ़ी मैं तब्दीली देख रहा हूँ। चले जी, ज़बरदस्त। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, आप लोग इसको एक बड़ा सियासी इवेंट बनाने जा रहे हैं, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आपने अपने कायद को खुशामदीद कहना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे से गुफ्तगू फरमाई। अब जनाब आ जाते हैं मियाँ साहब की वापसी पर जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आवाम को भी खुशी जो मिली है, जो बड़ी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खुशी है इस महंगाई के दौर में, जब एक बंदे के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना और खाना मुश्किल हुआ हुआ है। ऐसे में जनाब ये रिलीफ है बहुत बड़ा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है और पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, डीजल की कीमत में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है और पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे हो गई है और लाइस्पी डीजल की कीमत में भी तकरीबन 19 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद इम्कान है कि मुल्क भर में महंगाई की जो शरह है उसमें वाज़े कमी होगी। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी शो में। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आप भी खुश होंगे यकीनी तौर पर? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ समझने की ये है कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर की कमज़ोरी थी उसने पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को काफ़ी हर्ट किया है, बिकॉज जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है वो इस वजह से बहुत बढ़ा हुआ आ रहा था
कि पाकिस्तान के जो रुपए की कदर थी वो कमज़ोर हो रही थी। जब आपने देखा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन या इन्फोर्समेंट की गई पाकिस्तान में, तो जो एक थर्ड मार्केट थी वो ख़त्म हो गई और हमारी जो इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उन दोनों में, इंटरबैंक में 10% के करीब और ओपन मार्केट में 20% के करीब रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। तो ये सबसे बड़ा जो आंसर है इस वक्त पेट्रोल प्राइसेस की रिविजन का, वो इससे आ रहा है। कुछ इंटरनेशनल मार्केट भी कम हो गई थी, अभी थोड़ी फिर बढ़ी है, बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी के कम हुई थी। मतलब $11 कम हुई थी, $5-6 बढ़ी है। सो ओवरऑल ये तनाजुल है इस वक्त जो हुआ है। जस्ट थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये पॉइंट भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन डॉलर की प्राइस बहुत पहले कम हो गई थी, फिर हम ये देख रहे थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमत भी कुछ कम है, लेकिन हमें ये रिलीफ आई थिंक सो कुछ देर से मिला है। डोंट यू थिंक सो? देखिए, क्योंकि हमारा साइकिल इस तरह चलता है कि जो 15 दिन की प्राइसेस हैं उसको हम लेकर एक एवरेज आउट करके, क्या कार्गोज आए हैं पाकिस्तान में, क्या डॉलर का रेट था विज़ रूपी, तो वो फिर सारा ओगरा यानी कि जो हमारा स्टेट रेगुलेटर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, वो एक समरी पुट अप करता है। सो आई थिंक कि ये जो कि 15 दिन का साइकिल है, तो आप ये जो पिछले 15 दिन की कीमत है वो देख रहे हैं इस वक्त। सो ये आई थिंक दैट इज द रेगुलेशन अंडर विच वी आर वर्किंग। बट ये भी याद रखिए कि 48 रुपीज़ यानी कि तकरीबन 2 हफ्ते में ये 40 कम हुई, फिर 8 रुपए पहले कम हुई थी। डीजल 15 अब कम हुआ है, 11 पहले कम हुआ था। एक बात मैं पाकिस्तान के तनाजुर में ज़रूर करता हूँ हमेशा, यहाँ पे फ्रेट जो है यानी कि जो गुड्स की मूवमेंट है, आपके फूड की मूवमेंट है, आपके जो अशाए खुर्दोनोश की मूवमेंट है, ये बहुत ज़्यादा होती है रोड पे। पाकिस्तान का रेल का नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान के रेल पे मेरे ख्याल 4-5% भी फ्रेट मूव नहीं होता, ये सारा फ्रेट रोड पे मूव होता है। तो बहुत बड़ा असर आता है लॉजिस्टिक्स पे, लॉजिस्टिक्स की प्राइसिंग पे। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि प्राइसेस अब स्टिकी नहीं रहेंगी चीज़ों की। प्राइसेस में कुछ लोगों को पेट्रोल, इसमें भी आई थिंक सो खाकान साहब सख्ती करनी पड़ेगी, वरना पाकिस्तानी की नेचर है कि प्राइस जब बस फिर एक दफ़ा जो वो रख लेते हैं, भले पेट्रोल सस्ता हो, भले वो महंगा तो होगा, तो वो बढ़ेगी ज़रूर पर वापसी कम नहीं आती। ये बात आपकी दुरुस्त है। और यहाँ पे याद रखिए कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स तो नहीं है उस तरह से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है इस काम में, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इंश्योर करना है कि होर्डिंग ना हो रही हो, प्राइसेस जो हैं वो अनयूजुअली ना हाई हो, कंपटीशन क्रिएट हो रहा हो। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अदारे अगर अपना काम नहीं करेंगे तो आपको अनरेगुलेटेड मार्केट्स मिलेंगी। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है, बहुत ये मुसद्दिका बात है हमेशा। अब चूंकि अदारे काम नहीं कर रहे थे तो एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी। जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेके उसको ठीक किया गया तो उसको कॉम्प्लीमेंट करना है आपने उन सब चीज़ों को स्ट्रक्चरल और पॉलिसी वर्क से। यानी कि जो ओपन मार्केट में एक्सचेंज कंपनीज ऐसे कारोबार कर रही थी जैसे उनको नहीं करना चाहिए, तो उनको आप ख़त्म कीजिए, उनको बी कैटेगरी की कंपनीज को ख़त्म कीजिए। जो सी कैटेगरी का काम हो रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली ख़त्म कीजिए। फिर वापस आते हैं कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का काम है, स्टेट रेगुलेटर जैसे सीसीपी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इंश्योर करे कि मार्केट्स जो हैं वो काम कर रही हो, कंपटीशन काम कर रहा हो, होर्डिंग ना हो रही हो, प्राइसेस अनयूजुअली हाई ना हो, स्मगलिंग को रोकें। अगर ये सारे अनासर आप शामिल करेंगे तो जो कीमतों के बढ़ने की सप्लाई साइड है हम उसको संभाल पाएंगे। अच्छा डॉक्टर खाकान, इसके प्रॉपरली वो जो एक जिसे कहते हैं ना सम्राट, वो फ्रूटफुली अवाम तक कब पहुंचेंगे? और सेकेंडली एक और भी खबर गर्दिश में है कि मज़ीद ये रिड्यूस होंगी प्राइसेस, तो आप बताइएगा कि वाकई ऐसा मुमकिन है या जस्ट ये बातें हो रही हैं? देखिए, जहाँ तक अशाए खुर्दोनोश, फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस का कम होना है, एक तो एनर्जी का कंपोनेंट मेन ट्रांसपोर्ट का कम होना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत बढ़े थे उनको थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अगर हम एवरेज पे देखें तो इस वक्त अगर आपकी 48 रुपए कम हुई है पेट्रोल और 26 रुपए कम हुआ है डीजल, तो ट्रांसपोर्टर्स को भी ये देखना चाहिए कि जो कीमतें बढ़ी थी उनको थोड़ी सी रिविजन करें और एडमिनिस्ट्रेटिवली सो इसके सम्राट तो फौरी तौर पे आने चाहिए। फूड प्राइसेस या जैसे आप घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा स्टिकी होती हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
बट होपफुली इस रिविजन के साथ, रुपए की कदर के मुस्तहकम होने के साथ और बिजली की कीमत ऑलरेडी पास थ्रू हो चुकी है, उसके साथ जो वर्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन है शायद वो गुजर चुका है। एक और चीज़ याद रखिए कि एक कंपोनेंट आपको और अफेक्ट करता है, वो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जो आपके बिलों में इलेक्ट्रिसिटी के लग के आता है। अब अगर आपकी थोड़ी सी कम हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत, तो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी आपको कम मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको नेगेटिव किसी महीने में मिले। हो सकता है नवंबर या दिसंबर का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या अक्टूबर का। अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा हो। जी, ये भी हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा खाकान साहब कि प्राइसेस मजीद भी कम होने का है इम्कान, या ऐसा मुमकिन नहीं है फिलहाल? देखिए, इसका जो सही और मुतवाज़न जवाब है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो कार्गोज खरीदे हैं पिछले 15 दिनों में, यानी कि इस वक्त हम बात जो कर रहे हैं 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, वो किस डॉलर रेट पे खरीदे हैं। डॉलर तो ऑब्वियसली वीक हो रहा था विज़ रुपी, तो वो इफेक्ट तो आ रहा होगा, पर वो कार्गोज की प्राइस पे डिपेंडेंट है। बट आई थिंक कि अगर कम बहुत ना हुई तो बढ़ने का इम्कान जो है वो नहीं है इसमें। अच्छा, फिलहाल ये कितने वक्त के लिए आप ये खुशखबरी आवाम को दे रहे हैं? देखिए, आई थिंक कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है उसने प्राइसेस को इंटरनेशनली फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम एग्जैक्ट नंबर देख लेते हैं। ब्रेंट जो एक कीमत निकलती है ग्लोबल ऑयल प्राइस, वो $84 पे नीचे चली गई थी 95-96 डॉलर को हिट करके। सो सब्सटैंटिव नीचे आ गई थी वो कीमत। जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मिडल ईस्ट में, तो ये कीमत इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने अभी मार्केट देखी जाकर, तो ये तकरीबन फिर दोबारा $91 के करीब चला गया है। सो एक तो ये चीज़ अभी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। दूसरा, लेट्स सी कि पाकिस्तान का रुपया जो है वो कैसे बिहेव करता है मार्केट में। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से आपने रुपए की कदर को मुस्तहकम करना था वो कर लिया है। अब पाकिस्तान की लिक्विडिटी, यानी कि आपको मालूम है कि सप्लाई डिटरमिन करेगी इस वक्त कि कितना सप्लाई आता है डॉलर का इंटरबैंक में। उसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारी फाइनेंस टीम को डॉलर्स अरेंज करने पड़ेंगे। सो आई एम होपिंग कि अब वो डॉलर्स की अरेंजमेंट पॉलिसी का काम ये सारा जो हमें दिखाई देगा। सही। अच्छा, मुझे खाकान साहब ये भी बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में वो जो एक हम प्रॉब्लम देख रहे थे कि जिसमें जनाब डॉलर लिक्विडिटी क्रंच भी है, फिर से डॉलर को पर लग गए। अभी फ़िलहाल माशाल्लाह से ठीक है, इलेक्शंस भी नहीं सर पर आए और अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ ब्रेक लगा है और रुपए की सिचुएशन भी कुछ पहले से बेहतर हो रही है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये वक्ती तौर पर है या फिर इलेक्शन से पहले एक बार फिर से हमें वो एक अजीब हलचल नज़र आएगी और डॉलर को पर लग जाएंगे, फिर अवाम परेशान होंगे, या फिर अब ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी? इस साल का ये सबसे सीरियस क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने 23-24 अरब डॉलर इस साल पे करने हैं बाहर, जिसमें हमने अपना डेट और मार्कअप जो पे है वो पे करना है। कुछ इसमें हमने पैसे रोल ओवर करने हैं, कुछ पैसे वापस जाने हैं। पाकिस्तान को ये सारा कुछ करना है अगर तो पाकिस्तान ने अपने रुपए की कदर और इस तरह जो पेमेंट्स हैं उनको स्मूथ रखना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें 9-10 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं जनीवा के, 4-5 बिलियन डॉलर हमने कमर्शियल लोन्स लाने हैं, हमने वर्ल्ड बैंक ADB से प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लोन्स लाने हैं और फ्रेंडली कंट्री से बायलैटरल लोन्स लाने हैं। इस सब के अलावा हमने एक SIFC बनाई है, यानी कि काउंसिल का वजूद है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, हमने इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना है। आपके सवाल का कलीदी जवाब जो है वो यूं है, अगर आप ये सारे काम करेंगे तो आपकी जो सप्लाई ऑफ डॉलर्स, जो लिक्विडिटी क्रंच है वो ईजियर होगा, वो आसान होगा। अगर वो आसान होगा तो आप इंश्योर कर सकेंगे कि आपके रुपए पे अनयूजुअल प्रेशर जो है वो ना आए। अगर आप ये सारे काम नहीं कर पाएंगे तो ये प्रेशर आ सकता है दोबारा। पाकिस्तान की फाइनेंस टीम को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम को ये सारे काम अब सामने रखने हैं। मैं ऑलरेडी समझता हूं प्रॉपर्ली एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना होगा, ये सारे काम सामने रखने होंगे तो स्मूथली पेमेंट्स भी होंगी और रुपए पर उस तरह से बोझ नहीं पड़ेगा और उसी क्रंच को हम नहीं फेस करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आप मौजूद रहे और आपने इस उतार चढ़ाव को हमें सही से समझाया। एनी हाउ अच्छी खबर आपने ये दी है कि पेट्रोल की प्राइसेस फ़िलहाल नहीं बढ़ने वाली हैं, फ़िलहाल रिलीफ हमने एंजॉय करना है और इंशाल्लाह आगे चल के चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल ज़िंदगी ही
सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन, और अच्छी अच्छी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं जनाब, और कुछ बात करते हैं मेहनत की, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो हमारा हाल इंडिया के साथ मैच में हुआ, तो अभी खैर वर्ल्ड कप के मैचेस तो जारी हैं, एक शिकस्त से हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना, हमें आगे डटकर मेहनत करनी है, ट्रॉफ़ी घर लेकर आने की जो लगन है वो अब भी हमें होनी चाहिए। तो वर्ल्ड कप के सनसनीखेज़ मुकाबलों में गैर मुतवक्के नताइज का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि कल अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट पर बादशाहत करने वाली टीम इंग्लैंड को शिकस्त दी है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए पाकिस्तान की टीम भी कल ही भारत के खूबसूरत शहर बेंगलोर पहुंच गई है, और टीम पाकिस्तान का बेंगलोर में भी शानदार वेलकम हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, अहमदाबाद पहुँचें, बेंगलोर पहुँचें तो वेलकम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। इंडियंस भरपूर तरीके से गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें अब 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबिल होंगी, और हमें उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के नसीब में मज़ीद एक शिकस्त लिखी है, और इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर हराएगी। आज और कल कौमी टीम ने बेंगलोर में आराम करना है, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा। जी जनाब, इसी पे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, सुबह खैर, वेलकम टू आवर शो। मुझे बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं आज सुबह सुबह? पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आपको भी मिली होगी, मेरी तो तैयारी देखें ना आप, आज मैंने तैयारी की है, पेट्रोल की कीमतें कम थी, खुशी का दिन था, तो मैंने कहा जरा तैयार होके जाया जाए। आज आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट नजर आ रही है, तो एक बड़ा रिलीफ है जो पाकिस्तानियों को मिला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत शुक्रिया शहरीज, आपको और तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम। बहुत खुशाइन बात है, पेट्रोल 40 रुपए कम होना बड़ी खुशाइन बात है, और चीज़ों पे भी कम होना चाहिए। जिस तरह हमारी पाक फौज काम करी, हम सलूट पेश करते हैं पाक फौज को, तमाम चीज़ों पे कंट्रोल करेगी इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात की, जितने प्यारे आपने गुफ्तगू के साथ इंट्रो में दिया, और यही चीज़ जज्बा जुनून के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए। जो हार हो गई वो पास हो गया, जिस तरह आपने बहुत प्यारा पैकेज चलाया इंट्रो में, वर्ल्ड चैंपियन 2019 की इंग्लैंड को 2022 2020 की टीम, और जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट दौर में जो राज कर रहे हैं और ट्रेनिंग क्रिकेट के लिए, मगर अफगानिस्तान को वेल प्लेड, अफगानिस्तान वेल डन, बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए, बहुत ही फर्न ऑफ लीडिंग उनके कप्तान ने। जिस तरह मैं कहता हूँ टॉस जीतने के साथ इंग्लैंड ने अगर टॉस जीता है और वो बैकफायर करके 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, मोइन अली को ड्रॉप करते हैं, आदिल अली अच्छी बॉलिंग करते हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता इस तरह की। अगर वो दिल्ली में खड़े हो समझ रहे, अभी वो लॉर्ड्स के ग्राउंड पे खड़े होकर सोच रहे थे, ये चीज़ तो पॉजिटिव उनको बैकफायर कर गई। अफगानिस्तान की अगर बात की जाए, जंगर ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग के लिए और बैट और बॉल के दरमियान जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, ऐसा लग रहा था, और जितना वो खेल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था वो 150 रन बना देंगे, मगर बदकिस्मती से वो रन आउट हो गए, और एक अच्छी इनिंग देखने से हम लोग महरूम हो गए। जितनी भी उनकी इनिंग देखी बहुत इंजॉय किया, मगर ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए, इनके 3 स्पिनर 8 विकेटें हासिल की हैं। राशिद की बात करूँ, नबी की बात करूँ या शरद की बात करूँ, उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और राशिद को मैं इसलिए कहूँगा, राशिद काफ़ी अरसे से बॉलिंग नहीं कर रहे थे और काफ़ी अरसे से कारकर्दगी आज के कल के मैच में राशिद ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। और दूसरा साजिद साहब, आपको पता है कि यहाँ पर तो पिचेस ही बैटिंग सपोर्टिव हैं, लेकिन जिस तरीके से बॉलर्स ने खेल पेश किया है वो बिल्कुल काबिल सिताइश है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये फाइट कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान आगे आने वाले वक्त में एक बड़ी टीम बनकर सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत इसमें कोई दौरान ये 15 ओडीआई खेल चुके हैं और मेरे ख्याल में ये दूसरा ओडीआई मैच जीते हैं, तो तारीखी कामयाबी है, बहुत ही तारीखी कामयाबी। इसको ये आम कामयाबी नहीं अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, हम भी खुद भी उनको 2020 की टीम मांगते थे, 2020 में ज़्यादा फोकस करते थे, ओडीआई इतना नहीं खेलते थे, मगर जिस तरह की कल उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, मैं इस टीम को बहुत ही हाई रेट कर रहा हूँ। और ये तमाम उन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है जो पाकिस्तान के साथ साथ जितनी टीमें और भी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह की आपने हमेशा बात की, सपोर्ट की बात की, देखिए सपोर्ट तो हमें बहुत ही अच्छी है, हमारी टीम बहुत अच्छी, जेल में चंद फैसले लाइक डिसलाइकिंग की हैं, दोस्ती यारियां ख़त्म करना चाहिए, 3 चेंजिंग पाकिस्तान को 20 तारीख मैच में करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कलर है, 5 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन है, अगर उनकी बात करें उनके पास जैम्बा जैसा राइट आर्म ब्लैक स्पिनर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मगर वर्ल्ड कप में उस तरह की कारकर्दगी, स्मिथ की उस तरह की कारकर्दगी, हमें बाबर को बहुत ज़्यादा टीम में अगर शदाब को ड्रॉप करना पड़े, डंके की चोट पर ड्रॉप
ड्रॉप करें, बार बार कह रहे हैं दोस्ती ख़त्म करें, उसामा को खिलाएं और इमाम को ड्रॉप करें, फ़कर को लेके आए। बात सिंपल सी ये होती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सही फैसले हों और सही अच्छा, एक चीज़ और मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा उस पर भी आप साजिद साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा। मैं अक्सर ये आजकल पढ़ रही हूँ ट्विटर पर, काफ़ी इस पर तनकीद हो रही है, बात हो रही है, बल्कि मिकी आर्थर की जानिब से भी कहा गया कि दिल पाकिस्तान कुछ मिसिंग लगा। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बेंगलोर पहुंचने पे भी इतना शानदार इस्तकबाल हो रहा है टीम का, इंडियंस इतना वेलकम कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो इंतज़ामिया है या फिर जो यहाँ पर बाब इख्तियार हैं, उनको शायद ये चीज़ नहीं उनके जहन में कि भाई अगर मेज़बानी की जाती है तो उसका पूरा हक अदा किया जाता है। आपने नहीं मिस की इस चीज़ को कि जब ये खेल पेश किया जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो उस दौरान नहीं हमें उस तरह वो नगमे सुनाई दिए जब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हमारे कुछ प्लेयर्स भी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंस हमारी आईसीसी के, उन्होंने बीसीसीआई के इवन और मौजूदा हेड कोच लैपटॉप उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की। उनको खुद फील हुआ दुनिया में ये चीज़ का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है और दिल पाकिस्तान का मकसद होता है, जज्बात अच्छे होते हैं और मोटिवेट होता है और ये पॉजिटिव हो। इन्होंने तो कोई तालियां नहीं बजाई जितना हु का आलम होता है। हालांकि हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, 150 में 3 विकेट थे, बाबर रिजवान अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद इन्होंने चौके मारे, चौकों पर तो ऐसा लग रहा था तो हु का आलम हो गया, उनको कोई वो कहीं बता कहना चाहिए कोई 1,35,000 तमाशाइयों में कोई अच्छे शॉट पे तालियां तो कर दो, बैक तो कर दो, मगर वही बात हो गई मैं ना मानूं 8वीं दफ़ा हम ज़रूर हार गए, मगर ये चीज़ को मानना चाहिए। उन्होंने कहा क्राउड ने उस तरह की सपोर्ट नहीं की, उनकी बीसीसीआई ने उस तरह की सपोर्ट नहीं की जिस तरह की सपोर्ट करना चाहिए। हमारा दिल पाकिस्तान बचना चाहिए था, बचा उनको और बहुत ही अच्छी चीज़ थी। मगर ये चीज़ भी आप देखें फॉरेनर कोच है और उसने एक्शन लिया, पीसीबी के साथ साथ उन्होंने आईसीसी को मॉनिटर किया और आईसीसी को ये चीज़ बताया। मगर ये चीज़ आपको तो पता ही है शहरी, ये जिस तरह की वो पीछे चेंज कर देते हैं, उनके बॉलर थूक लगा के बॉल कर देते हैं, आपको तो पता ही है सोशल मीडिया पे कितना बड़ा हुआ इमाम मलिक जो आउट हुआ है, जिस तरह के मैंने बात की बॉल पे उन्होंने ऐसे करके थूक लगा के बॉल को फेंक दिया। बॉल हालांकि इस तरह करते हैं, उन्होंने इस तरह बॉल को फेंका है जिसकी वजह से बॉल जो है पिच पे थोड़ा सा स्लो पेच थी, जिस पर इमाम मलिक आउट हुआ। और जिस तरह के मैंने आपने पिछले प्रोग्राम में आप प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने बोला था इंडियन बॉलर ने बॉल को बना के किया, बॉल को बनाया, उन्होंने शाइन करने के साथ साथ बॉल को खुरच के किया। तो साजिद साहब जब हम लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो क्या ये आईसीसी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा और क्या इस पर ये पेनल्टी ये लोग चार्ज नहीं करते इस तरह की चीज़ों पर? देखिए आईसीसी पेनल्टी कर रहा है, श्रीलंका को कर रहा है, ओवर रेट पे कर रहा है, बीसीसीआई को नहीं कर रहा है क्योंकि उसको आपको अपने आईपीएल को देखना है, डॉलर में बहुत चमक है और वो तमाम चीज़ को चला रहे हैं। तो कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिससे आपको पता है उनको कोई नुकसान हो, उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है और फ़ायदा तो पहुँचा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्रिकेट स्क्रिप्ट के तहत उनकी टीम बहुत अच्छी है, 2011 में भी वर्ल्ड कप जीते, 2023 में भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। उनको स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखते हैं, ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा करते हैं, होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं, होमवर्क पे काम करना वो जानते हैं। जाते मैं चाहूंगी साजिद साहब बस छोटी सी टिप आप दे जाएं कि आगे क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए 3 चेंज स्ट्रेट वे 3 चेंज करें, पॉजिटिव जाएं और बड़े दिल से खेलें और कौम आपको मायूस नहीं चाहती, कौम आपका हौसला अफजाई करती है, कौम आपसे तवक्को रखती है। अब 4 में सेमीफाइनल में आए और पाकिस्तान क्रिकेट में तमाम वो सलाहियत हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप इंडिया से बहुत बुरा हारे थे, बेबी ऑफ टीम फरहान लीडिंग सरफराज की कप्तानी में पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो ये इस चीज़ को मोटिवेट करें और आप थोड़ा पीछे चले जाते हैं, उसी मैच को देखिए। इसी तरह एक लंबी चिकन हुई थी ना पहले मैच में इंडिया से, तो सब लोग भूल गए थे, हम कहाँ पीछे चले गए थे, मगर क्या हुआ अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया, किस्मत मेहनत से इंशाल्लाह अभी अल्लाह ताला साथ देगा और हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपने टाइम दिया। हैव अ नाइस डे, आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में नए फ़नकारों की, नए टैलेंट की, जिनके लिए कितने मौक़े हैं, उन्हें किस कदर मेहनत करना पड़ती है, इस पर हमने बात करनी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुनियाई मौसीक़ी का उभरता हुआ नाम रुहेल वक्कास, जो कि एक सोलो सिंगर है। उनके साथ गाने के लिरिक्स लिखना, उसको कंपोज करना भी वो जानते हैं। तो रुहेल, वेलकम टू दुनिया बोल है। सबसे पहले बताइएगा कि ये शौक़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, ये रियाजत कितनी करते हैं, शौक़ कैसे पैदा हुआ? शौक़ मुझे बहुत ही बचपन से शौक़ था, लेकिन मुझे इस फील्ड में आए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने गाने वगैरह जो है लिखे हैं और ये इश्क दा रोग सॉन्ग मेरा अपना ऑफिशियल सॉन्ग था, तेरे बिन। तो मैं साथ साथ क्लासेस, मैंने 5 साल में रेगुलर क्लासेस जो ना सीखता रहा हूँ अलहमराट कल्चर कॉम्प्लेक्स से।
और बेसिकल मेरा जो सिटी है सरगोदा के साथ कोट मोमिन, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। अच्छा रुहेल, वैसे तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा हुआ है कि आप क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहे हैं, अदरवाइज़ जो सुर आपने इसमें पेश किया है ना, इश्क तरोग अवल्ला, वो जितने आप सुर में हैं, लय में हैं, उससे पता चल रहा है कि आप सीख रहे हैं। तो कब से आप सीख रहे हैं, कितने गाने अब तक गा चुके हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एल्बम हो चुकी है, ठीक है। अच्छा। अभी 3 गाने मेरे और भी आ रहे हैं जी। ज़बरदस्त। ये तो एक आपको पता है कि मौसीकी तो एक समंदर है, इसको जितना सीख लें उतना ही कम होता है, क्योंकि अभी भी मैं सीख रहा हूँ साथ साथ, और क्लासेस वगैरह प्रैक्टिस भी होती है, रियाज होता है, फिर साथ कॉन्सर्ट वगैरह इवेंट भी चल रहे हैं। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जब इतने इतने बड़े नाम इंडस्ट्री में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो गा भी रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में नए टैलेंट के लिए सामने आना, अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल आप महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब इस दौर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना वो सोशल मीडिया है। आप जैसे लोग जो मतलब कि एक अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कंपटीशन दौर है, यहाँ पे आ गया ना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पाकिस्तान में ये मैं आपको हकीकत बताऊँ, या तो मतलब कि किसी का बाप जो ना दादा को इतना स्टार है, कोई आर्टिस्ट है, स्टार का बेटा ही आगे मतलब कहते हैं, जो से हम जैसे लोग होते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमने अपनी मेहनत पे अपनी स्ट्रगल पे ऊपर आना होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता। रुहेल, बिल्कुल मुझे ये बताइएगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत मुश्किल है और अपनी जगह बनानी पड़ती है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आपने लिरिक्स अच्छे लिखे हैं, कंपोज अच्छा किया है, तो अच्छी चीज़ को आवाम सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं और ज़ाहिर है उसको पजीराई भी मिलती है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आ गया है, इस पर इतना ज़्यादा रश हो गया है कि अगर किसी को गाना नहीं भी आता तो वो गा रहा है, किसी की वीडियो, किसी को कंपोज नहीं करने, मतलब कंपोज करना, म्यूज़िक नहीं आता, वीडियो बनानी नहीं आती है, वो फिर भी काम बना के डाल रहा है। तो ये भी एक वजह है कि जिसमें टैलेंट उस तरीके से छुप जाता है सम टाइम। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं ये जो गाना था ना पंजाबी सॉन्ग इश्क दा रोग, ये मेरा बहुत वायरल भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने पसंद भी किया है इसको, ठीक है। और बाकी हाँ, आपको वही बात है कि सिंगर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कंपटीशन दौर है आजकल के दौर में। हर बंदा सॉन्ग राइटर, कंपोज़र, प्रोड्यूसर मतलब कि वो बना होता है। तो ये कुछ लोगों को नहीं पता कि गाना गाना बहुत मुश्किल बात है, इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर सीखना पड़ता है, रियाजत करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लिखते भी खुद हैं, तो लिखने का शौक़ कब से है और लिखना बताएं कितना मुश्किल है, या फिर बस अगर कोई महबूबा है और उसके ख्यालात में खोए इंसान किसी वक्त बैठे तो लिख सकता है? कुछ बताएं ना। मैंने अक्सर सिंगर्स को सुना है कि वो कहते हैं बस तन्हाई हो और बस हम पैदल निकल जाते हैं और बस फिर आमद होती है और हम लिख देते हैं। आप कैसे लिखते हैं? एग्जैक्टली आपकी बात जो थी ना वही मैं कहने लगा था, ठीक है। ऐसे ही है। देखें कि ये महबूबा, इश्क, ये वो, ये बिल्कुल मैं इन चीज़ों को मानता, क्योंकि देख अगर आपकी लगन सच्ची है ना, आपका जुनून है, तो वो अल्लाह पाक की तरफ से आपको अता होती है, ठीक है। और लिरिक्स, ये मेरा भी ऐसे होता है कि चलते फिरते लिरिक्स आ जाते हैं माइंड में, फिर उसको लिखना, कंपोज करना। तो ये भी एक इंसान के लिए बहुत बड़ी गुड लक होती है कि किसी को लिखना और फिर उसको कंपोज करके गाना। तो मैं कहता हूँ वो खुशकिस्मती की बात होती है इंसान के लिए। सही है। अच्छा रुहेल, क्या ख्याल है, कोई जो आगे आपके 3 गाने और आ रहे हैं उनमें से कोई एक अगर आप गुनगुना दें थोड़ा सा, एक आध लाइन, अगर आपको उस पर एतराज़ ना हो, क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि आपको म्यूज़िक के बगैर थोड़ा सुना जाए। ओके। ये मेरा जो सॉन्ग है कह दो ना, वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। याद करो वो रातें, प्यार की वो बरसातें, तुमने कहा था साथ जीएंगे, साथ मरेंगे, फिर क्यों मुझे तन्हा तुमने बीच राह में छोड़ दिया। ये दिल फिर भी तुझको
कहता है तू मेरा जुनून, तू मेरा सुकून। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये उधर इश्क दा रोग वल्ला, यहाँ पर तूने वादा किया था मुझे तन्हा छोड़ गया, ये क्या चक्कर है? मुझे आप अंदर की बात बता दें, फ़ायदा नहीं है छुपाने का। वो तो अब जो होना था हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये जो सॉन्ग है ये मेरा खुद का भी फेवरेट है, क्योंकि इसका जो वीडियोस का एक मतलब कि लिरिक्स और ये सारी चीज़ें मतलब कि ना मैंने एक अपने खुद ही लिखा था और इसको कंपोज किया था। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जैसे आपको पता फिर जब एक आर्टिस्ट वही होता है जो अपने वो गाने में पूरी फील मतलब कि लेके आता है, फिर उसको आप वीडियोस कंटेंट। इसमें लास्ट में मैंने एक एक्टिंग की थी, उसमें वो मतलब कि पागल वाला छल्ले वाला रोल होता है, ठीक है, और वो भी बड़े लोगों ने पसंद किया था। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है रुहेल, लोगों ने पसंद किया और आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगी कि इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आप नए आने वालों को जो आपकी तरह मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी आवाज़ भी अच्छी है, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, किस तरह वो इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकते हैं? इसके लिए ये तो जो हमारे नए मतलब कि टैलेंटेड हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर अगर टैलेंट है ना, तो आप अपने आप को खुद को मतलब कि पॉलिश करो, आगे लेके जाओ, अच्छी क्लासेस लो, अच्छे टीचर्स के पास मतलब कि रियाज़त बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है कि हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे सिंगर आ चुके हैं जो लिप सिंग करके गाते हैं, और लाइव गाना भी मतलब कि बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन इसके लिए कि आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को सच्ची लगन के साथ टाइम देते हो तो आपके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। अल्लाह पाक आपको उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है। बेशक बेशक, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं है, और फल मेहनत का ज़रूर मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका रुहेल, आपने अपना वक्त, और इसी तरह गाते रहें, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, और तरक्की करते रहें। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, कीप वॉचिंग। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त स्टूडियोज़ में डॉक्टर इरीज मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको मैं वेलकम करूंगी। दुनिया बोल है में इजराइल की गज़ा पर बमबारी से शहादतों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये लड़ाई अब तो बाकायदा जंग की सूरत हाल इख्तियार कर गई है, ख़तरनाक सूरत हाल है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब, आपके वक्त का, आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि कल हमने देखा कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जुलील अब्बास जिलानी साहब की तरफ से, जो कि कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है इजराइल से कि वो जो कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा के उनका एहतराम करे और ये जो जंग है इसका सिलसिला रोके, और वहाँ पर जो एक जारे रवैया अपनाया हुआ उसको तर्क करे। इस रद्द-ए-अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में लेने का। मैं समझता हूँ कि जो पहला रिएक्शन था पाकिस्तान का वो माइल था, और फिर अब हुकूमत ने ऑब्वियसली जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है उसको गेज किया होगा, उसको देखा होगा। तो कल जो बयान आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा था जो पाकिस्तानी अवाम की एस्पिरेशंस हैं, उनके सेंटिमेंट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि सही मैसेज गया है, और ये फिर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि 18 तारीख को OIC का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन भी हो रहा है। उसमें भी हमारी ख्वाहिश ये होगी कि एक कलेक्टिव जॉइंट एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए OIC की जानिब से, जो कि इस वक्त मुश्किल लग रहा है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हम न्यूक्लियर पावर हैं, बहुत दुनिया हमारी तरफ देखती भी है, ख़ास तौर पर मुसलमान दुनिया। तो हम पे लाजिम है कि हम थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी में थोड़ी जान पैदा करें, रीच आउट टू ऑल की मेंबर कंट्रीज ऑफ द OIC, ताकि एक अच्छी हमारा एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आए कि मुस्लिम दुनिया क्या चाहती है। इस वक्त जो 2-3 इमीडिएट इश्यूज़ हैं वो तो हम सबको पता है कि एक तो सीज़ फायर होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचनी चाहिए गज़ा पट्टी में। लेकिन उसके बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि इस्राइल को ये
कार्ट ब्लांश नहीं मिलना चाहिए कि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन जारी रखे। इसराइल की इस वक्त जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मुस्लिम दुनिया डिवाइडेड रहे और फॉरेन ऑक्यूपेशन की तरफ फोकस ना हो, जो कि रूट कॉज है इस सारे प्रॉब्लम की। तो हमें जो वो रूट कॉज है उसको भी सामने रखना है, किस तरह 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ हमें वापस आना है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और देखेंगे 18 तारीख को कि OIC किस तरह रिएक्ट करती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बासित साहब कि जैसा कि हमने कल देखा कि हमारे वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया कि हम मदद देने के लिए, इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं फ़लस्तीन को फौरी तौर पर, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? यही सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त देखिए एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो इस खित्ते में हैं और आज वो दोबारा इसराइल पहुंच रहे हैं। उन्होंने विज़िट किया, बहरीन गए, UAE गए, सऊदी अरब गए। तो अब उनको मालूम है कि अरब दुनिया क्या चाहती है। अब वो इसराइल के साथ जाके देखेंगे कि किस तरह जो इजिप्ट के थ्रू या गज़ा या एयर वो बंद पड़ा है पिछले कई सालों से, उसको खोला जाए ताकि असिस्टेंस पहुंची जाए। तो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा, वो UN के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अब देखते यही हैं कि US किस हद तक अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकता है। एक तो ये कि जो ग्राउंड ऑपरेशन की बातें हो रही हैं उसको रोका जाए, पहली बात तो ये है, क्योंकि ये भी बैनुल-अक़वामी कानून की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है कि आप जो फॉरेन ऑक्यूपाइड पॉपुलेशन है, मिसाल के तौर पर नॉर्थ गज़ा में, उन्हें आप कहें कि जी 11 लाख के करीब लोगों को आप कहें कि आप डिस्प्लेस हों और साउथ गज़ा की तरफ आ जाएं। तो बहरहाल अभी चूँकि UN की मीटिंग भी होने जा रही है आज और 18 तारीख को OIC के, तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये प्रेशर हम थोड़ा सा ज़्यादा करें, जो कि दुनिया में हमने देखा कि कल कराची में बहुत बड़ी रैली हुई फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसी तरह यूरोपियन मालिक में भी हो रही हैं, लेकिन वाहिद भारत एक मुल्क है जहाँ पे प्रो इजरायली रैली भी हुई, ये भी मैं आपके लिए बता दूँ। तो लेकिन हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इस वक्त जो है एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है और ये प्रेशर हमने बिल्ड रखना है। और मुसलमान दुनिया में जो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार हो सकता है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो डिप्लोमेसी है उसको थोड़ा में एनर्जी पैदा करें और रीच आउट टू ऑल मुस्लिम कंट्रीज, एज आई सेड, एटलीस्ट की मुस्लिम कंट्रीज। और उसके बाद ही कुछ एक मैकेनिज्म इवॉल्व होगा जहाँ से हम आया इजिप्ट के ज़रिए या गज़ा जो पोर्ट है उसके ज़रिए हम पहुँचा सकेंगे मदद, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू पैलेस्टीनियंस। अच्छा बासित साहब, बाकायदा जिनोसाइड की टर्म अब इस्तेमाल हो रही है कि नस्ल कुशी वहाँ पर की जा रही है। अभी आपने की मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की है, क्या जिम्मेदारी आयद होती है, किस तरीके से इस मामले को टैकल करना चाहिए? इसका पहला जो नतीजा है वो तो हम ये देख रहे हैं कि जो इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा या ताल्लुकात इस्तवार हो रहे थे वो कुछ तातुल का शिकार हो गए हैं। अब आपकी नज़र में अगर ये खूरेजी, ये जंगबंदी, एहतजाज तो हर तरफ हो रहा है, ये रुकने में ना आई तो फिर किस तरह मुमकिन हो पाएगा? देखिए अगर आप इसराइल और फ़लस्तीन की हिस्ट्री का मुताला करें तो तीन ऐसे मकामात आए जहाँ पे हमें ये लगा कि शायद अब फ़लस्तीन की रियासत कायम हो जाए। पहला मौका वो था 1978 में, जब जानती हैं यासिर अराफात ने इसराइल को तस्लीम किया और एक कैंप डेविड एकॉर्ड्स हुए 1978 में। तो एक टर्निंग पॉइंट था या इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, आप कह सकती हैं कि उसके बाद एक तवक्को या उम्मीद पैदा हुई। उसके बाद देखते हैं कि 2000 की दहाई में ओस्लो एकॉर्ड्स हुए और हमने सोचा कि चलिए जी अब कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होगी। फिर एक और मौका आया अब्राहम एकॉर्ड्स का 2018 में। लेकिन अगर आप इन तीनों मौक़ों में देखिए तो लगता ये है कि जूं अरब दुनिया इसराइल के करीब होती गई, उसको तस्लीम करती गई, तो इसराइल का रवैया उतना ही एक लिहाज से सख्त होता गया फ़लस्तीन की बाबत। तो मैं समझता हूँ कि अब अरब दुनिया को ये सोचना है कि क्या अब्राहम एकॉर्ड्स जितने भी उन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, क्या उससे फ़लस्तीन के मसले को एक ऐसी जक पहुँची है कि अब उसको रिट्रीव करना मुश्किल हो गया। तो मैं पहले तो अरब दुनिया का फ़र्ज़ बनता है कि उन्होंने जो अपने सफारती ताल्लुकात कायम रखे हैं, तजारती ताल्लुकात कायम रखे हैं, उनको फौरी तौर पर वो कम करें या ख़त्म करें। अपने जो सफारती मिशन हैं तल अवीव में उनको बंद करें ताकि इसराइल में प्रेशर बढ़े। लेकिन मसला यही है कि रियल पॉलिटिक है, अरब दुनिया को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है फ़लस्तीन के मसले को ख़राब करने में, और अब उनकी मेजर जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो किसी तौर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको फ़िलहाल बंद करें
और जो भी इंगेजमेंट्स हैं इसराइल के साथ उनको बंद करें, क्योंकि इसराइल का तो यही है कि भाई वो जो है फ़लस्तीन के मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है और उसकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़लस्तीनी गज़ा पट्टी को भी छोड़कर मिस्र चले जाएं, वेस्ट बैंक से भी छोड़ के उर्दन पहुंच जाएं, ताकि जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी जो है इस सारे खित्ते की, इस मकबूजा फ़लस्तीन की, वो तब्दील हो, ताकि वो फिर अपनी जो फॉरेन ऑक्यूपेशन है इसराइल की, उसको कंसोलिडेट कर सके। सही। अच्छा बासित साहब, अभी जो वहाँ पर सूरत हाल है, हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर सेहत की सहूलियात तकरीबन ख़त्म होने वाली हैं, कि 50,000 के करीब हामला ख़वातीन हैं जिनकी ज़िंदगी इस वक्त रिस्क पर है। दूसरा, वहाँ पर खुराक की कमी हो गई है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। बिजली वहाँ पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। इस सारी सूरत हाल में इमदाद का वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हम तो अपनी तरह कोशिश करेंगे, लेकिन अरब दुनिया से क्या इस हवाले से तवक्को रखी जाए? अगर ये मफादात की डोर में बंधे हुए हैं और खुल के उस तरह सामने नहीं आ रहे कि सिफारती ताल्लुकात भी अगर मुनक़ता नहीं किए गए, तो ये इमदाद वहाँ कहाँ कैसे पहुँचेगी? ये बहुत बड़ा मतलब पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इमीडिएट जो कंसर्न है वो तो यही होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। और उसके लिए जो यूएन अनरवा है वो ऑब्वियसली वहाँ मौजूद है गज़ा पट्टी में इस वक्त भी। यूएन और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने बड़ा सही बयान दिया है, आज से तकरीबन 5-6 दिन पहले भी उन्होंने कहा है कि जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिल्ड हो रहा है। और जिसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस बात का मुतकाज़ी है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सबसे पहले पहुँचाई जाए। लेकिन वो तब होगा जब इसराइल अपना जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको एक लिहाज से कहेगा कि अब ये नहीं हो रहा, और वो तभी होगा जब अमेरिका का वहाँ पे एक लिहाज से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है जिसकी बातें हो रही हैं तो फिर तो हम इस जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये किसी तौर मुलतवी हो जाता है, और जो कि होना चाहिए, तो फिर उम्मीद की किरण है कि शायद मामलात किसी सही जानिब चल पड़े। क्योंकि देखिए जो 2014 में ऑपरेशन हुआ था। आखिर में बासित साहब मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो सूरत हाल है उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जिनको ज़ाहिर धमकी दी है इसराइल ने कि जितनी जल्दी हो सके खाली किया जाए गाज़ा को, लोग जो शाम की तरफ जा रहे हैं बाकायदा उनको भी फायरिंग से भी निशाना बनाया जा रहा है, बच्चे ख़वातीन हैं जिनको शहीद किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में फिर आप इस जंग को क्या रुख इख्तियार करता देख रहे हैं? अगर OIC के एक्टिव हो जाने से, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयानात आ रहे हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन इजराइल को अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बाकायदा उसको असिस्ट किया जा रहा है जंगी सामान पहुंचाकर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मसला ये है ना कि हमारी मुस्लिम दुनिया भी तकसीम है। बल्कि मैं कल एक ट्विटर स्पेस में था, कुवैत की जानिब से थी, तो वहाँ पे मुझे यूँ महसूस हुआ कि उनके खदशात ज़्यादातर ईरान से हैं, और वो बार बार ईरान की बात कर रहे थे कि ईरान ने ये इनकरेज किया है, बोल्डन किया है, तो ईरान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी दौरा किया, ख़ास तौर पर वो कतर भी गए, और एक लिहाज से वो भी एक्टिव हैं। तो ये आपकी दुरुस्त है एक लिहाज से कि मुसलमान दुनिया आया यकजा हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे तो बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि अरब दुनिया शायद ईरान से ज़्यादा खाइफ है बनिस्बत इसराइल के। यही एक मामला है कि हमें OIC में भी सही रिस्पांस नहीं मिल पाता, मुसलमान दुनिया यकजा नहीं होती, और इसका इसराइल ने भरपूर तौर पे फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बासित साहब। और वो ममालिक हैं ये जिनको के इंसानी हकूक़ की बात करने वाले, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, और वो ये सारा कुछ होता देख रहे हैं, नस्ल कुशी होती देख रहे हैं कि मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, वो ख़वातीन उनको शहीद किया जा रहा है, वहाँ पर जुल्म की इंतहा की जा रही है। जालिम के हाथ रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। देखते हैं ये अब जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। अलबत्ता हर कोई अपने अपने तौर पर एहतजाज कर रहा है, बात कर रहा है, फ़लस्तीनियों के लिए दुआ कर रहा है। और अभी वहाँ पर नाज़रीन की सूरत हाल है कि सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर हैं। वहाँ पर बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, मतलब बेसरो सामानी का आलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिरा दी हैं कि वो एक अजीब मंजर पेश कर रहा है गाज़ा शहर। और हम देख रहे हैं कि खुराक वहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, इंतहाई उसकी कहत किसी सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि आलमी दुनिया जो है, आलमी बरादरी, वो ये मुतालबा कर रही है कि वहाँ पर इंसानी इमदाद जितनी जल्दी हो सके पहुँचाई जाए और रास्ते दिए जाएँ कि वहाँ तक लोगों तक खुराक पहुँच सके। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक वो जगह है जहाँ पर लोग खुराक के लिए बिलक बिलक कर रो रहे हैं कि इनको मैसर नहीं है,
और एक वो जगह है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुराक इतनी होती है कि लोग बूफे सिस्टम्स लगाते हैं और उन बूफेज़ में इतना इतना खाना ज़ाया होता है और हम बग़ैर किसी फ़िक्र के बस वो ज़ाया करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं फंक्शन एंजॉय करके। तो बड़ी एक बाकायदा एक कंपैरिजन है, सिचुएशन आपके सामने, इससे अंदाज़ा होता है कि इस रोटी की कितनी कदर है। जिसके पास नहीं आप उससे पूछें कि उसकी क्या इस वक्त हालत होगी। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर इरिज इस वक्त हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से बताएंगे कि इस खुराक की और अच्छी खुराक की क्या कदर है और कितनी ज़रूरी है इंसानी सेहत के लिए, इंसानी ज़िंदगी के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरिज। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, अभी मैंने ये गज़ा की सूरत हाल बताई है और वहाँ पर जो बहरान है खुराक को लेकर उस पर दिखाया गया कि क्या वहाँ पर सिचुएशन है कि 2 वक्त की रोटी वहाँ पर नहीं मिल रही और एक तरफ हम लोग हैं कि इतना इतना खाना। लेकिन हम लोग भी, हम सिर्फ अपने एक स्मॉल सर्कल में देखें, हमारे भी ना शहरों में से आप निकले बिल्कुल वही तो बहुत ज़्यादा गुरबत में जो नीचे के लोग हैं उनके लिए भी मेल नरिशमेंट, हमारे यहाँ मेल नरिशमेंट बच्चों में इतनी ज़्यादा है कि आप सोचें एवरी 1 चाइल्ड इन 5 जो है उसकी ग्रोथ रुकी होती है क्योंकि मेल नरिशमेंट है। अबाउट 17% हमारे यहाँ बच्चे मेल नरिश्ड आते हैं। तो वो मेल नरिशमेंट क्या है, वो यही है ना, खुराक की किल्लत है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। हम लोग तो एक वो देखते हैं और आपको तो ये खुराक की ज़्यादती भी गलत है। इनइक्वालिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई जो अमीर है वो बहुत अमीर है, जो गरीब है वो बहुत गरीब है। बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल में ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ एटलीस्ट एक गरीब बंदे को इस रेट में मिलनी चाहिए कि जो वो इजीली अफोर्ड कर सके। अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो ज़ाया भी करेगा, खाएगा भी बस। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर आपके अपना भी कोई कॉन्शियस होता है ना तो इंसान कोशिश करता है कि मैं वो चीज़ ना करूं, कि अगर मैं कुछ सेविंग कर लूं, मैं किसी की हेल्प कर दूं। हम लोग जो खाना ज़ाया कर देते हैं और सोचें आप अगर बुफे में जाते हैं तो हम कितना पर हेड देते हैं, आपने खाना कितना है, स्टमक तो इंसान का उतना ही है ना, इतना ही हर एक का स्टमक, तो उसने खाना उतना ही है। तो आप ये ना हम लोग करें, हम लोग खुद भी थोड़े से ना मेरे ख्याल से मॉरली हमें भी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा फिर यहाँ पर आ जाती हैं तालीमात जो इस्लामी तौर पर हमें दी गई हैं कि भाई अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखो, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को पूछो। हम लोग अपना शो ऑफ में इतना लग जाते हैं कि भाई हम अच्छा खाएं और उसकी बाकायदा एक वीडियो बनाकर खाने की टेबल की हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। उसको देखने वाले पता नहीं वो खा रहे हैं नहीं खा रहे, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ये एक बड़ी अजीब सी पता नहीं हैबिट का, कल्चर का है। इसको ये कल्चर भी हो गया, आजकल ट्रेंड भी हो गया बहुत ज़्यादा। हम लोगों को जो बात वही आ जाती है कि हम जो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं वो होती भी नहीं है हकीकत अक्सर। उसके अलावा जो है ना मेल नरिशमेंट की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड फूड डे बनाने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ खाना, आपको वैरायटी ऑफ फूड होनी चाहिए। उसका मेन इशू यही था जो बनाया था WHO ने, तो उन्होंने ये था कि आपको न्यूट्रिशन की कदर होनी चाहिए कि कौन सी न्यूट्रिशन, कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स हर एक को ज़रूरत है, कहाँ पे जो है कमी है और हमें सबको साथ लेकर चलना है। इट इज़ नॉट, उसका थीम यही होता है कि वी हैव टू टेक एवरीवन, वी शुड नॉट लीव एनीवन बिहाइंड। पर हम लोग उसको नहीं फॉलो करते, हम डेज मनाते हैं बस, लेकिन हम उसको पूरा साल में बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम बर्गर्स खाएंगे, ब्रोस्ट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन, ड्रिंक्स होंगी और एंजॉय करेंगे पार्टी को। खैर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई हैं। देखो जो ज़्यादा खा रहे होते हैं ना, गलत खा रहे होते हैं, वो भी मेल नरिश्ड होते हैं क्योंकि उनकी भी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती। आप गलत जब जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा कार्ब्स लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपकी अपनी न्यूट्रिशन तब भी पूरी हो जाती है क्योंकि उसमें भी मिनरल्स नहीं है, वाइटामिन नहीं है। उसमें आप मैक्रो तो ले लेते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते उसके अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर इरिश, मुझे ये बताएगा, इस सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, एक गरीब शख्स के लिए 2 वक्त की रोटी खाना, वैसे तो खैर ऑन अ लाइटर नोट में बताऊं, डॉक्टर इरिश मुझे कहती है वाकई पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, ये सच है? तो मतलब आपको भी यकीन नहीं आया था? बिल्कुल, मैंने कहा ये हो सकता है कोई, आज अप्रैल तो नहीं है लेकिन हो सकता है अप्रैल फूल बना रहे हो। तो अक्टूबर, उन्होंने सोचा अक्टूबर में हम, क्योंकि वाकई बहुत महंगाई हो गई है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डाइट तो मैं कहती हूँ कि आप फैंसी डाइट्स तो किसी को बताना है जो है ना मजाक वाली बात लगती है। जो लोग आते हैं जिनको अपनी हेल्थ भी बेहतर करनी होती है तो आपको उनको बिल्कुल बेसिक दाल सब्ज़ी में से ही बतानी होती है चीज़ें। सही। अच्छा वैसे डॉक्टर मुझे बताइएगा डॉक्टर रिच, क्या डॉक्टर्स इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं? अदरवाइज़ हम ये देखते हैं कि जब डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओगे, जी बच्चे की मेरे ये हालत है, वो आपको बोल देगा इसको ये वाला सप्लीमेंट पिलाएं, जिसके अंदर अगर ये बच्चा खाना नहीं भी खाता ना तो इसमें सारे वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं कि इसको एक वक्त के खाने की वो जितनी वो कार्ब्स या जितनी एनर्जी चाहिए वो उसको मिल जाएगी। या इस चीज़ का ख्याल अब रखा जा रहा है कि गरीब आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता, अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर सस्ती दवा उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं
कि भाई ये ले लो? सप्लीमेंट्स या देखो, अगर नीड है ना सप्लीमेंट्स की आपको, तो आपको सप्लीमेंट एडवाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आप डेफिशिएंसी जो है ना वो आप थ्रू डाइट नहीं पूरी कर सकते, या तो बहुत ज़्यादा रिच डाइट हो जो कि है नहीं हम लोगों की, तो वो सप्लीमेंट्स इसलिए एडवाइस किए जाते हैं जहाँ पे लगता है कि वो थ्रू डाइट नहीं पूरा हो रहा तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी या उसको इन्फेक्शन ऑन एंड ऑफ होगी, तो हम उसको फिर सप्लीमेंट्स एडवाइस करते हैं। तो मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ, कोई भी जो है ना वो ये नहीं सोचता कि हम अपना कोई फ़ायदा कर लें, वो यही सोचते हैं पेशेंट सही होगा तो वो कोई आपको दुआ भी देगा और कोई दूसरा पेशेंट भी रेफ़र करेगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि खाना जो कि आपके ख्याल में एक वो बंदा जो भले गरीब है या अमीर है, दोनों के लिए जो आप समझती हैं कि बेसिकली एक ऐसा फूड जो कि हमारी ज़रूरत भी है, जो इतना महंगा भी नहीं है और आपके ख्याल में हमारी डेली रूटीन में शामिल भी होना चाहिए, क्योंकि खुराक का आलमी दिन है, तो ऐसे में खुराक की अहमियत आप हमें इस तरह बता सकती हैं कि जो वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है खाना और हम नहीं खाते, उन्हें इग्नोर करते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। देखो, एक चीज़ तो नहीं होती, लेकिन कुछ जैसे दलिया है उसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, इट इज़ अफोर्डेबल भी है, खाने में भी बहुत अच्छा, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा। दालें, मैं कहती हूँ गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते, चिकन नहीं अफोर्ड कर सकते, आप दालें मिक्स करके लें, डिफरेंट टाइप की दालें लें, उसमें आपको सारे प्रोटीन्स मिल जाते हैं। सब्ज़ी, जो भी सीज़न की सब्ज़ी, ज़रूरी नहीं कि फैंसी सब्ज़ी हो, जैसे कुछ लोग कह देते हैं एवोकाडो खा लो, ब्रोकली खा लो, नहीं, जो सीज़न की सस्ती सब्ज़ी इजीली अफोर्डेबल, आप वो एक ज़रूर इस्तेमाल करें। और फ्रूट भी मैं इसी तरह कहती हूँ, एक फ्रूट, आपने कोई बहुत सारे फ्रूट्स नहीं यूज़ करने, कोई जो फ्रूट सीज़न का, चाहे केला हो, सेब हो, अनार हो, जो एक सीज़न का फ्रूट है वो यूज़ कर लें। और जो मैं हर एक को खिलाती हूँ वो दही होता है। दही अगर किसी को कोई एलर्जी नहीं है डेयरी प्रोडक्ट से तो दही ज़रूर खाए, और दही मेरे ख्याल से घर में भी जम जाता है, ईजी भी है खाना, वो दही का इस्तेमाल ज़रूर। सही। अच्छा, अब मैं आ जाती हूँ उन लोगों की तरफ जो कि मेरा ख्याल है कि उनके पास पैसे ना भी होना तो अपनी क्रेविंग ख़त्म करने के लिए किसी से उधार मांग लेंगे, लेकिन उन्होंने जो खाना है वो उनको आदत हो चुकी है, वो उन्होंने खाना है। एक तो शादियों में इतना बुरा कल्चर हो चुका है कि भाई खाना सिर्फ शो ऑफ करने के लिए जो वेस्ट भी होता है, लोग पार्टियां उड़ा के चले जाते हैं, ये सेहत के लिए कितना इसके मुज़र असरात हैं, ज़रा वो भी बता दीजिए। देखिए, जंक फूड जितने भी हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर्स हो गए, या शादियों का जो खाना होता है इसमें ऑयल स्पाइसेस होते हैं, वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो ख़राब कर देते हैं, शुगर की तरफ ले जाते हैं पेशेंट्स को। नान तो मैं कहती हूँ नान तो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें प्लीज़, नान और ये जो बाज़ार के ऑयल वाले खाने ये निकाल दें तो आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन खाने वाले खाते हैं, आपने कहा ना उधार लेकर भी पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं। बिल्कुल, आप ठीक, डॉक्टर की फीस नहीं देते लेकिन वो पिज़्ज़ा खाते हैं। डॉक्टर की फीस नहीं देनी लेकिन पिज़्ज़ा खाना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। खैर डॉक्टर इरिश, इस सारी सूरत हाल में हमारा मकसद ये था कि हम ये बताएं कि जनाब खुराक की बड़ी कदर करें और अच्छा खाएं, अपने आप से मोहब्बत करें, जान है तो जहान है, अदरवाइज बिस्तर पे रह के अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और आई थिंक सो मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे आपकी मुलाकात करवानी है हीरो पाकिस्तानी में अमीर हमज़ा पांजरी से, जो कि इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हालिया दिनों कतर में होने वाली द वर्ल्ड स्कॉलर्स कप में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट के सीनियर डिवीजन में 8 तमगे अपने नाम किए हैं और मजमूई तौर पर अमीर हमज़ा ने वर्ल्ड स्कॉलर कप में चौथी जबकि पाकिस्तान की तरफ से पहली पोजीशन हासिल की है। और सिंध हुकूमत की जानिब से ने यूथ एम्बेसडर भी मुकर्रर किया गया। इस कामयाबी के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त अमीर हमज़ा फ़ख्र पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू आवर शो अमीर हमज़ा। थैंक यू सो मच, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब माशाल्लाह से आप वियतनाम में कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेंड भी कर रहे हैं और 10-10 घंटे पढ़ा रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं और आगे आपने इंशाल्लाह अमेरिका में जाके भी रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बोल चैनल का, जिन्होंने अपने चैनल पे मुझे पर मदद किया है। और जैसा कि आपने सवाल किया वियतनामी को टीचिंग देने का, तो मेरी कोशिश यही थी कि वियतनाम से पहले मैं पाकिस्तान को ट्रेन दूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वियतनाम के कोचेज़ को और वियतनाम के स्कॉलर्स को ट्रेन करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 10 घंटे की मेरी क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें 4 से ज़ायद घंटे मैं उनको दे रहा हूँ, 6 से ज़्यादा घंटे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है और उनको मैं मेंटरशिप की क्लासेस भी अटेंड करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि अभी जिस तरीके से आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं? मतलब आई थिंक सो ये स्कॉलर चैम्पियनशिप होगी जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये एक होता है स्कॉलर्स चैलेंज, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो हमारा इवेंट हुआ था मैंने आपको बताया था
इसके अंदर 4 कैटेगरीज होती हैं, डिबेट, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज और कोलैबोरेटिव राइटिंग। तो मोस्टली जो हमारे मेजर जो टास्क होते हैं इसमें मेडल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो है स्कॉलर चैलेंज। तो उसके 6 टॉपिक्स होते हैं, बुकलेट्स, और मैंने पॉड्स उसके उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं और उनके थ्रू जूम मैं इनको ट्रेन कर रहा हूँ। अच्छा, और ख़ुद अब जैसे आपने ये पेपर्स शॉर्ट बनाए हुए हैं, ये आपने किस तरह बनाए हैं? किन बुक्स से हेल्प लेके बनाए हैं? कितनी बुक्स से हेल्प लेके बनाए हैं? मतलब बाहर से आपने कोई असिस्टेंस ली है या फिर खुद ही से यहीं की बुक्स के साथ आप सब कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड स्कॉलर कप की जो प्रिपरेशन होती है बिल्कुल रैंडम होती है एज़ कम्पेयर और जो भी दूसरे इवेंट्स हमारे होते हैं। तो उसके अंदर हमारे मतलब बिल्कुल मैं IQ बेस के हिसाब से स्पेशल एरिया हो गया, साइंस एंड लिटरेचर एंड मीडिया, आर्ट्स, इस तरह के हमें कोलैबोरेट करके हमें बनाने होते हैं नोट्स, उनको कंपाइल करके वर्ल्ड स्कॉलर कप के सामने हमारी जो एक लेवल होता है उसको चेक करवाना होता है। सर लेवल को चेक करवाना होता है। अभी जो आपने बताया कि वियतनाम से आप कोचेज़ हैं, मेंटोर्स हैं जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, कितना टाइम इसमें लगेगा उनको ट्रेन करने में, और ये कब उस इवेंट में शिरकत करेंगे? इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बताया कि भी अमेरिका भी जा रहा हूँ मैं, तो मेरी बिल्कुल कोशिश यही होगी कि वियतनामी को ट्रेन करके, बिकॉज मैंने एक टीम उनके साथ मर्ज कर ली है और यही होगी कि पाकिस्तान और वियतनाम दोनों मिलकर हमारी कंट्री का नाम भी बुलंद हो और उनकी भी हो। तो इसी वजह से उनको भी मैं कोचिंग दे रहा हूँ ताकि पाकिस्तान का नाम सिर्फ फ़ख्र बुलंद हो। तो अब मेरी कोशिश यही है कि अमेरिका जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, और जो लास्ट टाइम कतर की तरह मैंने बताया था पाकिस्तान को, सिंध को स्पेशली, बिकॉज हम सिंध से बिलोंग करते हैं, तो मैंने सिंध के सुवीनियर्स और पाकिस्तान के सुवीनियर्स एज अ फॉरेनर्स को गिफ्ट किए थे। तो मेरी कोशिश यही होगी कि इस बार भी पाकिस्तान को लाइक इंट्रोड्यूस कराते हुए उनके सुवीनियर्स और जो भी हमारे कल्चरल आइटम्स हैं उनको गिफ्ट करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, अभी यूथ एम्बेसडर बनने के बाद कितनी जिम्मेदारी आप पे आयद हो गई है? कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं? जैसे आपने बात की सिंध यूथ एम्बेसडर की, तो इसमें जो मैं अगर कंसिडर करूँ सबसे वाइटल रोल है स्पेशल असिस्टेंट CM सिंध आसिफ खान का। आसिफ खान सर केमाड़ी के एक वो हैं जो केमाड़ी के हर चीज़ में उनके कोलैबोरेट होती है, हर चीज़ में ताउन करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे CM सिंध से मिलाया था सर मुराद अली शाह से, तो उन्होंने मुझे मुकर्रर किया था सिंध यूथ एम्बेसडर के लिए। तो मेरा कुछ अर्से पहले मेरा लेटर इशू हुआ है, तो उसके हवाले से सर मुर्तज़ा नवाब जो भी मेयर कराची हैं उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी यही दी यूथ इनकरेजमेंट की और यूथ एम्पावरमेंट, यूथ डेवलपमेंट की। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी पाकिस्तान की यूथ को, सिंध की यूथ को जितने मैं तरफ से इनको मेंटरशिप की क्लासेस अटेंड करवा सकूँ, उनको इतना डेवलप कर सकूँ, तो उसमें सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। पाकिस्तानियों को कब ट्रेन करना है? अभी तो आप वियतनाम वालों को ट्रेन कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए कब कुछ करना है? पाकिस्तान जब मैं कतर जा रहा था, पाकिस्तानियों को मैंने ट्रेन किया था अराउंड 34 स्टूडेंट्स को, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 34 के 34 रीजनल राउंड के अंदर क्वालिफाई कर चुके थे। तो अब मेरी कोशिश ये होगी कि फिर से पाकिस्तान की क्लासेस अटेंड करवाऊँ आफ्टर कमिंग फ्रॉम अमेरिका। ओके, अच्छा, अमेरिका में जो इवेंट है जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस हवाले से बताएगा ये इवेंट चैम्पियंस, ये भी स्कॉलर्स चैम्पियनशिप है, और इसकी तैयारी आप किस तरह कर रहे हैं और किस मंथ में आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? जैसे बताया था कि वर्ल्ड स्कॉलर कप की एक पहले रीजनल, द ग्लोबल एंड द फाइनल TOC। रीजनल राउंड में हमें स्कूल्स के साथ कम्पीट करना होता है, जैसे वर्ल्ड स्कॉलर कप के को-फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर सर जेरेमी चमली जो कराची आए थे, तो उनके पहले राउंड्स होते हैं रीजनल, उनसे हमें कम्पीट करते हुए ग्लोबल राउंड के लिए क्वालिफाई करना होता है। जो लास्ट टाइम जो हुआ था मेरा दुबई के अंदर हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से क्वालिफाई करते हुए मैं अज़रबैजान के लिए क्वालिफाई कर चुका था, और वहाँ पे मैं अकेला पाकिस्तानी था, अकेला पूरे सिंध से था जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पाकिस्तान में मेरी फर्स्ट और अज़रबैजान के अंदर मेरी 4th पोजीशन आई थी। तो वहाँ से मूव करते हुए अभी अमेरिका से जो इवेंट है इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन आएगी? इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि अगर फर्स्ट पोजीशन आ सकती है तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी, स्पेशली मेरी फिशरमैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात होगी, मेरे वालिदैन के लिए और मेरे स्कूल के लिए। स्पेशली जो है मेरी मेंटोर हैं मैम सादिया अमरीन, उनका मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करूँगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म से जा रहा हूँ वो है किंगस्टन इस्लामिक स्टूडेंट कॉलेज, तो उनकी सपोर्ट मेरे साथ बिल्कुल है, वो मुझे ट्रेन कर रही हैं, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही होगी कि उस प्लेटफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करूँ अमेरिका में और पाकिस्तान को भी ज़रूर रिप्रेजेंट करूँ। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है, आपके पेरेंट्स के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो अमीर हमजा मुझे बताएगा, आप अपनी एज के बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे, स्पेशली पढ़ाई को लेकर, या फिर जिस तरह आप ट्रेंड कर रहे हैं वियतनाम से भी स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी आपसे बड़े भी होंगे जिनको आप ट्रेंड कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप टाइमिंग को? आपकी मतलब एक टिप होती है ना कि मुझे इतना टाइम पढ़ाई को देना है और इतना टाइम मैंने ये सीखना है और फोकस मेरा क्या होना चाहिए तो मैं ये अचीव कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने प्रीवियस सवाल किया था कि कतर के बाद अगर आप जाएंगे, तो कतर के अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस थी वहाँ मैंने 8 मेडल स्कोर किए थे, जिसमें 4 सिल्वर थे और 4 गोल्ड थे। और अमेरिका की मेरी तैयारी है, और अब वियतनामी को जैसे आपने जिक्र किया ट्रेन कर रहा हूँ मैं, तो ट्रेनिंग के हिसाब से ये है कि एज मैटर नहीं करती, आपकी नॉलेज मैटर करती है कि आप कितना उनको ट्रेन कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर, जो वर्ल्ड स्कॉलर वाले जो मेजरली जब करते हैं तो यही फोकस करते हैं कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं,
डिबेट्स के अंदर फिर डिबेट शोकेस होता है, फिर उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका नाम उसमें आ सकता है, जिसमें आप मेडल स्पोजर रॉगर कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि वियतनामी को मेरे साथ साथ मैं खुद भी ट्रेन हूँ और वियतनामी को ट्रेन करते करते मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को अमेरिका में रिप्रेजेंट करूँ। पाकिस्तानी बच्चों को आपने टिप नहीं दिया? जी बिल्कुल, पाकिस्तानी बच्चों को यही टिप देना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ पर अज़रबैजान के अंदर भी था, कतर के अंदर भी था, तो वहाँ पे पूरे सिंध से सीनियर डिवीज़न में अकेला मैं वाहिद ही था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था ये चांस करने के लिए। तो मेरा वहाँ पे ये एक ही डर था, फियर ऑफ फेलियर, कि फेल ना हो जाऊँ, बिकॉज सबकी उम्मीदें मेरे साथ थी, पूरे पाकिस्तान की थी, मेरे घर वालों की थी, फिशरमैन कम्युनिटी की थी। बिल्कुल। तो यही थी, उम्मीद पे पूरा उतरना है, लेकिन हम कभी फेल नहीं होते, या तो लर्न कर दें या सक्सेस करते हैं, एक अटैम्प्ट होती है, लेकिन इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि सक्सेस होकर रहें और उसके बारे में सोचिए ना। चलें, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी आपने एडवाइस दी है कि फेलियर का खौफ अपने दिल से निकाल दें। अगर आप फेल हो भी गए तो वो फेल नहीं आप होंगे, इससे आपने कुछ सबक सीखा होगा और अदरवाइज़ आप जीत जाएंगे, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। यानी आओ मेरे साथ रहिए अमीर हमज़ा, मैं आपसे और बातें भी करूँगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पसंदीदा सेगमेंट है बोल प्रेडिक्शन का, सितारों का अहवाल बताते हैं, उनकी चाल बताते हैं। अजीम जाफरी साहब इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम साहब माशाल्लाह आप भी काफ़ी हशाश पशाश फ्रेश लग रहे हैं, लग रहा है पेट्रोल की कीमत के असरात हैं आप पर भी। बिल्कुल बिल्कुल वही असरात है, जाहिर है आवाम खुश होती है सही जब अच्छे इकदाम होते हैं। तो अच्छा, अब इस वक्त अजीम साहब मेरे साथ अमीर हमज़ा मौजूद हैं, माशाल्लाह सिंध से ये यूथ के एम्बेसडर हैं और आगे ये अमेरिका जा रहे हैं इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक जो स्कॉलर्स का चैम्पियनशिप है जिसमें IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, पूरी दुनिया से पाते हैं, और पहले भी इन्होंने एक इवेंट में शिरकत की है, पूरे वर्ल्ड में इनकी 4th पोजीशन है और अभी अमेरिका रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो ज़रा बताएं इन्हें, इनके सितारे क्या कह रहे हैं? नाम बता दें क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जिससे मैं कैलकुलेट करता हूँ मोबाइल मेरे सामने लगा हुआ है। अच्छा, अमीर हमज़ा नाम है इनका, सॉरी। अच्छा, अजीम हमज़ा नाम है और दिसंबर में जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं नवंबर में जा रहे हैं और अमीर हमज़ा नाम है इनका। अमीन हमज़ा नाम है और अमीन साहब ही कहलाते होंगे ना सब? अमीन साहब कहते होंगे कॉलिंग नेम। हमज़ा अमीर हमज़ा कहलाते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखें अगर हमज़ा भी कहलाते हैं तो 10वें में इनके जुपिटर है, नाम से देखा जाए तो अच्छा इज्जत दिलाता है। मगर जो अच्छा नवंबर में जा रहे हैं और मजे की बात 4 नवंबर को सैटर्न भी सीधा हो रहा है जो रेट्रोग्रेड उल्टी चाल में है। तो काफी माशाल्लाह इनको वो मिलेगी कामयाबी। और अगर ये एक काम करें कि एक आपने नाम सुना होगा स्टोन का येलो सफायर। अच्छा, येलो सफायर आपका स्टोन है और आगे वक्त अच्छा है और आगे जहां रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अजीम साहब ये बता रहे हैं। अच्छा अजीम साहब, आपकी एक प्रेडिक्शन और भी है जो कि सही साबित हुई है, तो मैं चाहूंगी कि जरा नाजरीन को वो भी हम दिखा दें कि आपने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या हुआ था। मैच जीतेगा हाँ या नहीं? नहीं, मैंने कभी भी मैच की प्रेडिक्शन ये नहीं करता मैं कि पाकिस्तान या इंडिया जो भी टीम है, मैं कहता हूँ फर्स्ट बैट या सेकंड बैट। अच्छा ठीक है, मुझे लग रहा है कि सेकंड बैट जीत जाएगा। अच्छा, यानी कि सेकंड बैट जीत जाएगा। जी जी तो जनाब ये प्रेडिक्शन बिल्कुल अजीम साहब की सही साबित हुई और सेकंड जो बैट करेगा वो मैच जीत जाएगा और ऐसा ही हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। अच्छा अब अजीम साहब अगला मैच आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। वैसे तो आप कहते हैं कि प्रेडिक्शन बड़ी मुश्किल होती है, मैच को लेकर इस मुश्किल में ना डाला जाए, तो चलें इस मैच का भी बता दें, कौन फर्स्ट जो बैट करेगा वो जीतेगा या जो सेकंड बैट करेगा वो जीतेगा? मैच हो ना उससे एक दिन पहले ले लीजिएगा मुझसे उसका रिजल्ट। अच्छा चले जी ठीक है। अच्छा अब मुझे अजीम साहब बताइएगा, पाकिस्तानियों के लिए अभी पेट्रोल तो माशाल्लाह सस्ता हो गया है, कुछ महंगाई में कमी वाकई होगी, एक्सपेक्टेशन है, तो क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे आगे आने वाले हालात मजीद बेहतर होते चले जाएंगे या फिर ये वक्ती तौर पर है? देखें, मैं आप ही के शो में काफी अरसे से कह रहा था कि फर्स्ट से लेके ये 17 नवंबर तक अच्छा पीरियड नहीं है, मगर ये कम होना ये भी मैंने कहा था कि 4 नवंबर तक अभी कमी आ सकती है, डॉलर में भी और इसमें भी क्या कहते हैं पेट्रोल में। तो दोनों चीज़ों में आप अभी देखेंगे आने वाले और अराउंड कोई 15 दिन मजीद कुछ कमी आ सकती है। अब मसला ये है कि जब पेट्रोल 5 रुपए बढ़ता है तो महंगाई फौरन हर चीज़ के वो रेट बढ़ जाते हैं, मगर जब वो हुकूमत 20 या 25 रुपए कमी करती है उसमें वो 10 या 20 रुपए कमी नहीं करते। मसला हमारे यहाँ ये है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक नया इनको चाहिए
कि एक ऐसा एक सिस्टम बनाएं कि जिससे अगर हम पेट्रोल में कमी ला रहे हैं तो भाई दुकानदार भी तो अपनी चीजों में कमी लाएं, सब्जी, आटे, दाल में। हाँ बिल्कुल, ये चेक एंड बैलेंस अगर रखेंगे तो ही जाहिर है कि वो रिलीफ फिर प्रॉपरली अवाम तक पहुंच पाएगा। वैसे तो कीमतें कम होती हैं और ये वाट दरमी होती है ट्रांसपोर्टर्स की भी और ये दुकानदारों की भी। और जो गरीब आवाम है वो जब आटा लेने जा रही है, सब्जी लेने जा रही है, वो उसको वही रेट पे मिल रहा है, मामूली 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह 17 नवंबर के बाद से कुछ बेहतरी होगी। ये जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं ना, इसके रिजल्ट आएंगे इंशाल्लाह 17 नवंबर के 17 नवंबर के बाद और भी चेंजेस आ रहे हैं। अजीम साहब, बड़े मियाँ साहब की वापसी हो रही है, बड़ी तैयारियां चल रही हैं, कंटेनर्स जो हैं वो इकबाल पार्क पहुंच गए हैं। वापसी हो रही है मगर अच्छे टाइम पे नहीं हो रही है। सारी गेम ही टाइमिंग की एस्ट्रोलॉजी में। अच्छे टाइम पे स्टेप ले रहे हैं तो कामयाबी है, बुरे टाइम पे स्टेप ले रहे हैं तो नाकामी है। सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा टाइम कब शुरू होगा यही बता दें। देखें अभी जो है ना प्लानिटरी पोजीशन मार्स वीक है, सन वीक है, 15 से लेके 16 अक्टूबर से 16 नवंबर सन वीक है, ठीक है ना। मार्च पहले 1 नवंबर से लेके और वही 17-18 नवंबर तक का, 1 अक्टूबर से लेके 17-18 नवंबर तक वो वीक है, जिसपे मैंने कहा था कहीं जंग वंग होना तो आपने देख लिया, और फर्स्ट के बाद ही हुई है, ठीक है। जलजले की पेशेंट को आपने देख लिया अफगानिस्तान में, तो हालात अच्छे नहीं है। अब उसी में आपको एक स्टेप ले लें, ठीक है ना, तो क्या उसका अच्छे टाइम पे करोगे तो अच्छा रिजल्ट है, बुरे टाइम पे करोगे तो बुरा। मुझे ये बताएगा कि सही है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि नताइज इसके अच्छे टाइम पे स्टेप नहीं लिया, अच्छे नहीं होंगे, किस हवाले से कह रहे हैं? क्या अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा या फिर आगे इलेक्शन में जो एक एक्सपेक्टेशन है कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, उस हवाले से कह रहे हैं? जरा बताइएगा। देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपका ये जुमला ले लें कि अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है, मिल भी गया तो इलेक्शन में वोट के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। फिर वही मसले मसाइल के जी धांधली हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। चले अगर बिल फर्ज आप जीत गए तो अपोजिशन वाले नहीं मानेंगे रिजल्ट, तो एक वो रहेगा ना, एक मसला रहेगा, मतलब कोई ना कोई इशू रहेगा। और अब के तो मैं मियाँ साहब को कहूँगा सबसे बढ़ के अपनी हेल्थ का ख्याल करें, हेल्थ की बहुत केयर की जरूरत है। सही, अच्छा ठीक है। वो आपने हार्ट की केयर करें, अपनी वैसे केयर करें, उनका अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी चले, अब आप ले भी रहे स्टेप, मैं कहता हूँ तो अपने जो अहम काम है, आके आप इम्पोर्टेंट काम जो है उसको एटलीस्ट 16 तक तो डिले करें, पोस्टपोन करें, उसके बाद कर लें, ठीक है, तो फिर बेहतर होगी कुछ। और ये भी मैं बता दूं आज आपको, ये जो हम एक अपना सिंबल लगाते हैं ना, जैसे मैं हूँ तो मैं शेर हूँ, मुझे शेर पसंद है तो मैं हर जगह शेर लगा रहा हूँ, ये बहुत डेंजरस होता है। सही, आपको अंदाजा नहीं। अच्छा, ये डायरेक्शन में शेर को लगाना है, ठीक है। हिरन की तरह अगर आपने स्पीड में भागना है तो हिरन किधर होना चाहिए, हाथी की तरह अगर आपको पावर चाहिए तो एलिफेंट आपके घर में किस डायरेक्शन में लगाओ, ये बड़ी साइंस है। उल्टे सीधे जगह पे नहीं, इधर शेर लगा दिया, इधर कुछ रख दिया, हर जगह जहाँ भी जाओ शेर ही लगे हुए, तो वो भाई नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पिक्चर्स भी मैटर करती हैं कि आपने कौन सी पिक्चर किस तरफ लगाई हुई है घर में। अगर शेर की या किसी जानवर की लगाई हुई है तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। अरे इम्पैक्ट होता है, जब भी तो याद है वो पुराने जमाने में जब वो प्रेगनेंसी होती थी खवातीन को, तो वे बच्चों की अच्छी सी फोटो लगाते थे कमरे में, याद होगा आपको। वो तो ये बताते थे कि अच्छी शक्ल के बच्चे लगाओगी तो अच्छी शक्ल के बच्चे पैदा होंगे। हाँ, क्योंकि आप जब अच्छा देखते हैं, अच्छा वो होता है तो उसकी एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। इवन क्या हल्की सी क्यों ले लें, अगर कोई घर में अच्छा नहीं लगाया होता तो आप कहते हैं यार हटाओ यार, सर दर्द हो गया। सही, हर चीज का देखिए इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में। हाँ, ऐसे नहीं है कुछ भी उठ के कुछ कर लिया, ठीक है, हाँ जी हम असर के टाइम वो सदका दिया था, बकरा कटवाया था, वो सब बैकफायर हो जाते हैं। सही, लेकिन चलिए अजीम साहब जाते जाते ये बता देंगे, मियाँ साहब आ तो गलत टाइम पे रहे हैं, आपने ये तो बता दिया कि अपनी सेहत का, अपने दिल का ख्याल रखें, तो फिर इस गलत टाइम में उठाए गए इक़दाम कुछ असर फिर गलत कम ही डालें, कुछ सदका खैरात भी बता दें। देखिए सदका खैरात जो इस वक्त की प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 16, आज टुडे 16 है, तो 16 से नेक्स्ट 16 तक ना आटा जितना हो सके, अगर आप आटा अफोर्ड नहीं कर रहे तो आप परिंदों को बाजरा दे सकते हैं, ठीक है ना। ये दो बहुत करें तो बहुत 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 कमी आएगी। हाँ सही, बहुत शुक्रिया आपका अजीम साहब। बाकी मैच का आपने बता दिया कि प्रेडिक्शन आपसे एक दिन पहले ली जाए,
तो आप बताएंगे कि सूरत हाल क्या रहेगी। अलबत्ता आपकी लास्ट प्रेडिक्शन सही साबित हुई, इसके लिए आपको मुबारकबाद और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर इंशाल्लाह आपसे तो बातचीत होती रहती है। अब आ जाते हैं अमीर हमजा आपकी तरफ, और वो कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हुई थी क्योंकि हमारे गेस्ट चूंकि जब ऑनलाइन होते हैं तो आवाज़ कुछ डिले का शिकार होती है, तो यहाँ का नाम वहाँ, वहाँ का नाम यहाँ, कुछ मिक्स हो जाता है। खैर आपके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी प्रेडिक्शन दी है कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताइएगा कि इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी फैमिली को देना चाहूँगा, स्पेशली मेरे भाई उमर पांचवी को, जो कतर के अंदर, अज़रबैजान के अंदर, दुबई के अंदर जो उनकी सपोर्ट थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जो कतर के अंदर अगर मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँ तो पूरे पाकिस्तान में आई वाज द लोन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पाकिस्तान। ज़बरदस्त। लेकिन इसमें मुझे फाइनली बता दो कि सिंध की यूथ के लिए आपने करना क्या है, कुछ सोचा हुआ है? जी बिल्कुल, मैंने ऑलरेडी आपको जिक्र किया हुआ था कि जो असिस्टेंट CM सिंध ने आसिफ खान सर और मेयर कराची मुर्तज़ा वाब सर से मेरी बात हुई थी, तो यूथ के एम्पावरमेंट के लिए एक प्रोग्राम इस तरह इनोग्रेट करेंगे जो सिंध स्कॉलर्स क्लब, जिसके अंदर एक पूरे हमारे सिंध के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसे कि अगर आपको एक छोटी मिसाल दे दूँ किमाड़ी बॉक्सिंग क्लब की, जो उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर कोई उनके पास फैसिलिटी तक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ के बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और नेशनल लेवल तक, और अभी इनके कुछ बच्चे गए इंटरनेशनल लेवल तक गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो उनको ज़रूर यहाँ पर प्रमोट करना चाहूँगा मैं यहाँ पर। जो अगर आप कुछ पॉजिटिव वाइब्स अगर आ रही हैं, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आपकी इंटेंशन है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल, इंटेंशन हो तो आप क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और अगर मेहनत लगन हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बस नीयत अच्छी रखें, हिम्मत करें। और इसके साथ ही अमीर हमजा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आप जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं? टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। मैं बात ये करना चाहूँगा कि जो मुझे ट्रिप के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं टिकट के हवाले से, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ FCS एडमिनिस्ट्रेटर जाहिद इब्राहिम भट्टी साहब का। जी ठीक है जी, उनका आपने शुक्रिया अदा कर दिया। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।